नमस्कार साथियों। साथियों, कहीं विपक्ष को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनको सत्ता मिल ही जाएगा, या फिर कहीं विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास तो नहीं हो गया है कि आज नहीं तो कल वह चुनाव जीत ही जाएंगे और वह सत्ता में होंगे। कहीं विपक्ष को ऐसा भी तो नहीं लगने लगा कि वह जिन मुद्दों को लगातार उठाते हैं, खास तौर पर कॉरपोरेट घरानों, कॉरपोरेट मित्रों को जिस तरीके से कौड़ियों के मोल उस देश की संपत्ति उसे सौंप दी गई और जो लूट भारत देश के भीतर मची है, वह मुद्दा भारत देश के सियासी पटल पर खड़ा हो जाएगा और जनता उन मुद्दों को समझेगी और विपक्ष के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। क्या वाकई विपक्ष को ऐसा लगता है, या फिर इसके ठीक उलट एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बनती जा रही है जहां पर सिस्टम और कानून दोनों सरकार के हर कार्य को सही ठहराए, या इसके लिए कानून भारत देश में संसद के भीतर से पास होता चला जा रहा है और विपक्ष सिर्फ टकटकी लगा करके देख रहा है। वो जान रहा है, समझ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। कल तक यह संभव नहीं था, लेकिन आज सब कुछ संभव है। तो फिर विपक्ष किस मुगालते में है और उसकी मौजूदगी संसद के भीतर या फिर संसद के बाहर क्या मायने रखता है? क्या भारत देश में इस दौर में राजनीतिक सत्ता ने, यानी पीएम मोदी की सत्ता ने राजनीतिक तिकरामों के जरिए या फिर कहे राजनीतिक जरूरतों के जरिए कानून संसद के भीतर ऐसे बना लिए जहां पर भारत देश में चुनाव के समय चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाए विपक्ष शिकायत तक नहीं कर सकता है? जो कॉरपोरेट मित्र होते हैं उनके खिलाफ अगर आपने कुछ भी कहा और वर्तमान सरकार ने अगर कहा कि आप जो कह रहे हैं और जो कहना चाहते हैं उससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी, तो आप देश के खिलाफ हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो यह कानून कहीं दूसरे जगह से नहीं बल्कि भारत के संसद से भीतर से पास हुआ है। तो फिर विपक्ष का मतलब क्या है? तो क्या राजनीतिक तौर पर भारत देश में क्या विपक्ष की राजनीति में भयानक कहीं ना कहीं अंधेरा है, पॉलिटिकल वैक्यूम है? इस पूरे सवाल को आज समझना इसलिए भी जरूरी है, या फिर कहे कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौर में दो बिल जो संसद के भीतर आए, एक बिल के जरिए तो मुहर लग गई लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, दूसरे बिल के ऊपर अब सहमति बननी है, बहस बहस होनी है, लेकिन उसके ऊपर भी मुहर लग ही जाएगा। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यह है कि जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति अब सरकार करेगी, उस चुनाव आयुक्त के तमाम कार्यकलाप जो होंगे, जो चुनाव तो कराते समय वह निर्णय लेंगे, उसको लेकर के कोई प्राथमिकी कहीं दर्ज किया नहीं जा सकता है। यानी किसी भी चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई भी कहीं पर भी एफआईआर तक नहीं करा सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि चुनाव आयुक्त गलत काम कर रहा है तो भी। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इस भारत देश के भीतर अगर कॉरपोरेट अपने घपले घोटाले सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ अगर करते हैं और चलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गड़बड़ी वहां किया जा रहा है, जैसा हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड भारत देश के भीतर सामने आया, अगर यह कानून उस समय में होता जो आने वाले समय में बन जाएगा, तो फिर सरकार इस पर कह सकती थी कि आप इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ कर रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब हिडेनबर्ग के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। गुजरात में दो पत्रकारों ने लिखा तो गुजरात में उन्हें जेल में डालने की स्थिति में सरकार आ गई। अडानी कांड के बाद उन्हीं के ऊपर लिखे गए सब उन पत्रकारों पर ही भारी पड़ गया। अगर यह कानून के शक्ल में सामने अगर आएगा तो इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब मायने क्या होगा? बहुत सारी परिस्थितियां बहुत साफ क्लियर तौर पर सीधे 3-4 बातों को दर्शाता है जिसके बाद क्या हो रहा है। और इससे पहले एक बात और कि क्या राजनीतिक सियासी तौर पर विपक्ष इतना कमजोर कभी भी नहीं था। सियासी तौर पर कोई भी सरकार इस ताकत के साथ अपने तमाम कार्यकलाप को कहे या पॉलिसियों को या कहे जो भी नीति अपनाते थे उसको लेकर के कानूनी जमा पहनाने की दृष्टिकोण से संसद का सहारा उस दृष्टि से कभी भी नहीं लिया था जो वर्तमान समय में लिया जाता है। और अगला सवाल है कि भारत देश के भीतर ना ही तो सवाल पूछ पाने की परिस्थिति में और ना ही किसी को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में अगर विपक्ष भी ना आ पाएगा तो फिर बचेगा क्या?
सवाल बड़ा है। जरा आज इस चीज को एक एक लाइन को धीरे धीरे तरीके से समझे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है, चुनाव आयुक्तों की जो पैमाना है इस देश के जजों के समतुल्य है। यानी जजों के बराबर की मान्यता चुनाव आयुक्तों को भी है। जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करती, वो अभी भी अपने तौर पे कॉलेजियम के जरिए ही होता है। और सरकार लगातार ये चाहती रही है कि जजों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा ही हो, इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाने की राय दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2015 में उसे नकार दिया गया। तो फिर चुनाव आयुक्तों को जजों के बराबर की मान्यता देना और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी चुनाव का दायित्व निर्वहन करने के दौरान अगर चुनाव आयोग या फिर किसी भी चुनाव आयुक्त कोई भी फैसला अगर ऐसा लेते हैं, उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कहीं होगी। यानी नो एफआईआर, नो शिकायत। और नियुक्ति चूंकि सरकार के हाथ में है, और ये सवाल बार बार भारत देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट से ही उठता रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करेगी, तो फिर वह सरकार को कटघरे में कैसे कर पाएगा। अगर सरकार कुछ गलत कहती है तो इससे आगे बढ़ करके इस विधायक के जरिए सरकार बढ़ गई, जहां पर उन्होंने कहा कि अपने काम के दौरान सही करे गलत करे, आप कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा सकते। एक पल के लिए जरा आप सोचिए, बीते कुछ 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, पिछली बार भी इन 5 राज्यों के चुनाव हुए। इन 5 राज्यों के चुनाव के भीतर जितना पैसा कैश में पिछले चुनाव में पकड़ा गया, इस बार दुगुने से ज्यादा पकड़ा गया। लेकिन फिर भी कहीं भी कोई शिकायत आप नहीं कर सकते। अब तक तो शिकायत करने तक पहुंच ही रहे थे। नेताओं के शिकायत होती थी, दलों के राजनीतिक दलों पे शिकायत होती थी, हेट स्पीच को लेकर के एफआईआर होते थे, जो शब्द इस्तेमाल होते थे उसको लेकर के शिकायत होते थे। इलेक्शन कमीशन सहमति भरे मौन के साथ हमेशा खड़ा, और सवाल आगे कोई भी कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और कहीं पर रिपोर्ट दाखिल करनी हो तो फिर कहां कर सकते, तो आप कहीं भी नहीं कर सकते। और जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, कल तक इस बात का जिक्र किया जाता था कि कैसे होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो व्यवस्था किया गया था, जो प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अपोजिशन के एक लीडर होंगे। बहुत साफ तौर पे ये नजर आ रहा था कि अलग अगर चीफ जस्टिस जिस तरीके से बैलेंस करेंगे, उसी के हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे, जिस व्यक्ति के नाम पे मुहर लग जाएगा वही चुनाव आयुक्त होगा या चुनाव कमिश्नर होगा, या फिर अपोजिशन के साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो वही चुनाव आयुक्त हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जो नया बिल लाया संसद के भीतर से, उसमें जो चीजें रखी गई, अपोजिशन का लीडर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यानी पीएम मोदी का ही कोई मंत्री होगा। तो 2 in 1 पहले ही हो गया, फैसला तो तुरंत हो गया। विपक्ष का नेता का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी नियुक्ति को लेकर के। 2 1 के हिसाब से चीजें चलती रहेगी, आगे नियुक्ति होती चली जाएगी, और नियुक्ति के बाद वह सरकार के अनुकूल काम अगर ना करे तो फिर क्या होगा। विपक्ष के अनुकूल करे, संभव ही नहीं होगा। अब लगेगा कि पक्ष और विपक्ष क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो पक्ष और विपक्ष को अगर कुछ पल के लिए जरा अगर भूले, तो चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो संवैधानिक बॉडी है, तो उसे सत्ता और विपक्ष के दायरे में क्यों रखा जाए। फिर ऐसे में क्या इसी चुनाव के भीतर करीब करीब 90-97 शिकायत चुनाव आयुक्त के पास पहुंची, जो कि चुनाव आयोग के ही जो कार्यक्रम जिस रूप में निर्देशित कर रहे थे उसको लेकर के सवाल उठे थे। वो ईवीएम का मसला, वो वोटिंग के दौरान का सवाल हो, वो पकड़े जा रहे कैश का सवाल हो, भाषणों का जिक्र हो, वह किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन का मतलब हो, किसी जिले में कलेक्टर द्वारा सत्ता के अनुकूल की जा रही कार्रवाई क्यों ना। सारे सवाल 90-97 शिकायत का मतलब बहुत साफ है कि आप सारी चीजें कोई भी इस दौर में मायने अब नहीं रखेगी। इसके आगे अगर बढ़े तो फिर भारत देश के भीतर में अब सरकार यह पहली बार जो है भारत देश के भीतर जो आपराधिक कानूनों में संशोधन के साथ कल संसद के भीतर रखा गया था, उसमें बहुत साफ तौर पे कहा गया कि अब आर्थिक गड़बड़ियां जो होती है उसके भीतर हम टेरर एक्ट के तहत ट्रीट करेंगे। यानी आतंकवाद को लेकर के जिन कानूनों को लागू किया जाता है, आर्थिक तौर पर कोई भारत देश को अगर क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ टेरर एक्ट का कार्रवाई होगा।
अगर कोई व्यक्ति भारत की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को अगर खतरा पैदा करता है तो उसको आतंकवादी कानून लाना पड़ेगा। जरा सोचिए, अब जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानीज को लेकर के, उस समय पहली प्रतिक्रिया अडानी साहब का क्या आया था? उनका साफ कहना था कि भारत देश के विकास को लेकर के, और इस देश के विकास और इस देश को खड़ा करने में जितनी जद्दोजहद वो कर रहे हैं, उसमें बाहर की ताकतें बिल्कुल नहीं चाहती कि भारत इतना मजबूत हो, और इसीलिए यह कार्रवाई भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए किया गया है। यानी एक पल के लिए जरा आप यह सोचिए कि यह कानून उस समय मौजूद होता तो क्या हिडेनबर्ग के रिपोर्ट और क्या उस समय में तमाम रिपोर्ट जो एक के बाद एक लगातार निकलती गई और आज तक वो रिपोर्ट आती रही, वो सारी रिपोर्ट कोई भी मायने नहीं रखती और कह दिया जाता ये सभी खिलाफ। सवाल ये भी उठ सकता था कि उस समय में आप रिपोर्टिंग कर सकते। जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है, जो इस समय में सेबी के ऊपर जो आरोप लगे, उस समय में जो LIC और SBI जो पैसा लगा रहे थे उसको लेकर के सवाल हुआ। फिर यह इस समय में जो वैल्यूएशन किया जा रहा था शेयर मार्केट के भीतर और 12 लाख करोड़ के करीब जो डूब गया, निवेशकों को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, वो सारे सवाल अगर अडानी ग्रुप के ऊपर उस समय में कहे जाते तो क्या अब कहे जा सकते हैं? इसका भी जवाब बहुत साफ तौर पे देखा जाएगा तो नहीं है। कल तक सारे सवालों को उठाया जाता था, आज इन सवालों को उठा पाने की स्थिति में नहीं होंगे जब ये संसद के भीतर ये बिल पास हो जाएगा। तो क्या इस पूरे कॉर्पोरेट लूट को लेकर के इस समय में कोई रिपोर्टिंग भी अब बंद हो जाएगी? क्योंकि जब इसके भीतर साफ तौर पे ये लिखा गया कि देश की आर्थिक सुरक्षा, मौद्रिक स्थिरता पर अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमला किया जा रहा है, और अडानी कांड के समय आप देखिए तो सरकार का रुख और अडानी ग्रुप का रुख एक ही था कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ अंतरराष्ट्रीय ताकतें लगातार खिलवाड़ कर रहा है। उसी आधार पर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस रूप में नहीं देखा और दूसरे तरीके से सेबी को लेकर के जांच का जिक्र किया कि सेबी खुद जांच करे, सेबी की जांच हो। उसके भीतर सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला अपना झाड़ लिया और बात को रफा दफा करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन सवाल फिर वही, ये सारी परिस्थितियां भी नहीं आ सकती है यहां पर। क्यों? क्योंकि सवाल यह है कि टेरर एक्ट के तहत यानी आतंकवादी कानून के तहत कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, भारत देश की सरकारी कर्मचारी जो है उनके जरिए भी अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसमें भी आप आवाज नहीं उठा सकते। जो संशोधन हुआ है उसके भीतर एक बात यानी 113 यानी 113 धारा जो है उसके तहत बहुत साफ तौर पे कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 अपडेट जो किया गया उसके भीतर 113 में जो संशोधन सामने निकल करके आया है वो अलग अलग है। 113 कहता है, 113 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा हरकत जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अगर नुकसान करे और साथ में उसके साथ आर्थिक स्थिरता का मसला हुआ, सुरक्षा को खतरा पैदा हो, तो उसको फिर माना लिया जाएगा कि आप आतंकवादी कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 113 धारा 5 उसके भीतर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रक्षा परिस्थिति देश की उसको अगर नुकसान पहुंचाता है, इस समय में अगर आप देखिएगा बहुत बड़े तौर पे आरोप विपक्ष लगातार लगाते रहे कि आप कौड़ियों के मोल भारत देश की संपत्ति को कॉर्पोरेट के हवाले क्यों कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट का नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है लेकिन इस देश की GDP नहीं जा रही है। ये सवाल लगातार उठ रहे थे, लेकिन क्या इसके बाद अब उठ पाएगा? 113P अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठे या पब्लिक संवैधानिक कोई भी मतलब इस हमले के ये मतलब होता है कि कोई ये इंटेलेक्चुअली हमला हो सकता है, या मुद्दों को लेकर के हो सकता है, कोई इशू को लेकर के हो सकता है। अगर आर्थिक सुरक्षा शब्द भी अगर जब टेरर एक्ट के भीतर होता है तो बहुत साफ तौर पे होता है कि आप कार्रवाई ये सारा कार्रवाई नहीं कर सकते, और सरकार तय करेगी कि सामने वाले की नीयत क्या थी। अगर सरकार के करीबी है वो, फिर सरकार क्या तय करेगी यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगला सवाल, क्या विपक्ष पे कहां पर है? भारत देश की सियासी दल जो है वो कहां पर है जो सोचते हैं कि कल सत्ता में हम आ जाएंगे? कानूनी अमली जामा सरकार अपने जरिए किए जा रहे हर कार्य को सही बताने के लिए लगातार करती जा रही है, और विपक्ष इस बात लगातार सोच रहे हैं कि इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में, इस बार संसद के भीतर नहीं तो अगले संसद के बार संसद के भीतर में
लेकिन सियासी दलों के भीतर में जो शून्यता है वो अब तक संभला नहीं। ये तब भी नहीं संभला जब पहला केस राफेल का आया था, सरकार के ऊपर कमीशन का आरोप लग गया था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी और आखिरी समय में अटॉर्नी जनरल ये भी कहते हैं कि भारत देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं बताएंगे। कीमत नहीं बताई गई उस समय। संसद के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों का क्या कोई अपने तौर पे कोई मान्यता दिखता है? उनकी तादाद कम है ऐसा हो सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि संसद के भीतर क्या एक डेमोक्रेसी के मंदिर के तौर पे संसद को देखा जाता है? फिर भारत देश के भीतर लोगों के साथ संवाद बना पाने की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक जो दल हैं वो कैसे बना पाएंगे जब जनता राजनीतिक रूप से प्लेयर नहीं है? तो राजनीतिक प्लेयर तो राजनीतिक दल के लोग होते हैं। चुनाव को लोकतंत्र का पहला पायदान अगर माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अगर इस देश में, फिर सवाल उठता है उस चुनाव को लेकर के ही अगर चुनाव आयोग ही अगर गड़बड़ी सरकार के साथ मिल करके कर रहा हो, उसका आरोप विपक्ष अगर लगा रहा हो, आने वाले समय में वह आरोप भी अब नहीं लगा पाएगा, तो फिर बचा क्या? उस विपक्ष की राजनीतिक की या विपक्ष का होना या नहीं होने का मतलब क्या होता है? ये दरअसल इतना बड़ा कहीं ना कहीं राजनीतिक में वैक्यूम है तो इस समय में ही नहीं हुआ। जासूसी कांड में जब पेगासस का मामला हुआ उस समय राहुल गांधी तक की जासूसी की जा रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भीतर जासूसी की जा रही थी। कौन सा संगठन बचा था उसमें? जर्नलिस्टों की जासूसी भी की जा रही थी, समाज सेविकों की भी जासूसी की जा रही थी, बहुत सारे नेताओं की किया जा रहा था जासूसी। वह भी सवाल था, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार से पूछा, सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछा कि आप बताइए इस इक्विपमेंट को यूज किया जा रहा है फिर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हमने जिस रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर मांगा उसमें ये साफ है कि इस इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जवाब क्या मिला था? अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब था सरकार की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी का यह मामला है, नहीं कहेंगे। नहीं कहा गया, नहीं बताया गया। फिर उस राजनीति का क्या मतलब होता है? सियासी का मतलब क्या होता है? जब इस देश के भीतर लोकतंत्र है ये कहने के लिए, बताने के लिए चुनाव मैदान में जब जाते हैं, चुनाव मैदान में जब हार मिल जाती है तो उसके बाद वो सवाल अपने तौर पर इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि वह चाहते हैं कि यह सिस्टम चलता रहे। ये सिस्टम और पूरे कानून दोनों सरकार अपने अनुकूल बना ली है, तो ऐसे में ये बहुत सवाल कोई भी कल को कर सकता है कि हमको वहां जीतना था तो आपको यहां जिता, हम यहां जीते हैं तो आपको वहां जिता देते हैं। ऐसे लगेगा जैसे डेमोक्रेसी चल ही रही है। तो क्या राजनीतिक सिस्टम जो इस समय में जो इसको इस राजनीतिक सत्ता ने बहुत अक्लमंद तरीके से अपने अनुकूल इस तरीके से कर लिया कि विपक्ष के गले की फांसी डेमोक्रेसी बन गई और उसको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी मौजूदगी क्या होगी। क्योंकि राजनीतिक दलों के भीतर अगर सवाल है कि क्या तेलंगाना से कौन राज्यसभा के भीतर जाए, कांग्रेसियों के भीतर इसको लेकर के कहीं ना कहीं और मचेगा और यही हुआ, हो भी रहा। कौन जाएगा राज्यसभा के भीतर, किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, कौन सा चुनाव किस रूप में लड़ा जाएगा, वहां कौन नेता, किसका चेहरा सामने होगा, यही बात तो किया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के भीतर ये सारी बातें पहले क्यों नहीं हुआ था? क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा था कि संसद ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ताकतवर है इस देश में और संसद को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता? क्या ये इससे पहले नहीं लिखा गया था? बिल्कुल लिखा होगा। इम्प्लीमेंट पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंस की दिशा में आगे जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पे ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल ना लगे कि कोई तानाशाह हो गया है, इसलिए चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था भारत देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस के संस्था के जरिए किया जाता है। लेकिन एक ही झटके में चेक एंड बैलेंस उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसके बाद समूची के समूची विपक्ष की राजनीतिक दलों के भीतर सिर्फ और सिर्फ चंद शब्द बचे हैं जो हमने विरोध कर दिया, संसद के भीतर कर दिया, बाहर निकले तो कैमरे के सामने खड़े होकर के कुछ कह दिया। वो इस बात को आप भूल ही गए कि भारत देश में कितने लोगों की प्रतिनिधित्व तो अपने तौर पे वो कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले, बाकी जो 63% वोट जो वो नहीं मिला था भाजपा को, उसमें से बहुत सारे लोग घर से नहीं वोट देने निकले, लेकिन बीजेपी के हक में ही वो वोट था, ये भी कोई नहीं कह सकता। तो फिर जो बाकी बचे उनकी ना
प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, और सारे सवाल रोजगार से जुड़ रहा है, सारे सवाल इस देश की महंगाई से जुड़ रहा है, ये सारे सवाल इस देश की इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ रहा है, यही सवाल जो है कॉर्पोरेट के लूट से भी जुड़ता है, यही सवाल भारत के डेमोक्रेसी के भीतर इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ जाता है। तो फिर सारे सवाल जब अगर उससे जुड़ रहे हैं तो फिर विपक्ष की राजनीति इस देश में कहां पर ठहरी है। और उसकी गैर मौजूदगी में अगर संसद के भीतर कानून के जामा हर चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, फिर इसके बाद क्या बचेगा? क्या सारे रास्ते बंद एक एक करके होते चले जा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों कानून के बातें दो बात बहुत साफ तौर पे है कि क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर के कोई आवाज उठा नहीं सकता, कोई यह भी नहीं कहने की स्थिति में होगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चुनाव आयुक्त जो है, वो सरकार ने उनको किए है नियुक्त, तो क्या सरकार की तमाम सुविधाओं को देख करके चुनाव की तारीखों को तय करते हैं? या फिर कहां पे कौन सी परिस्थिति बनेगी, किस राज्य में नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद किस जिले का कौन सा कलेक्टर, कौन सा वहां एसपी काम करेंगे, यह भी केंद्र में बैठी हुई सरकार के लिए काम करते हुए इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। ये आप कहिएगा, ऐसा नहीं कह सकते। कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होगा और बाद में भी नहीं किया जाएगा। ये पूरी स्थिति इस दौर में आकर के खड़ी है गई। और दूसरी तरफ जो लूट का जो मामला है उसके ऊपर तो मुहर लग गया। अब आप कैसे करेंगे और क्या कहा जाएगा, जब वो पूरा सूचना ही बाहर नहीं निकल के आएगा तो फिर राजनीतिक इशू भी कैसे खड़ा होगा? पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी, राजनीतिक दलों की अपनी मौजूदगी अगर तत्काल में देख रहे लोग, आने वाले परिस्थितियों को कोई बिल्कुल नहीं भांपा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत वर्तमान समय में उस विपक्ष को लेकर के है। सत्ता तो बहुत यहाँ पे क्लियर है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अगर सरकार के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर अगर आपको किसी को शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वह दिल्ली दरबार की के अंदर और केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पलटने का निर्णय कैसे संसद के भीतर लिए गए, और इस बात का बिल्कुल एहसास हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन इसकी परिभाषाएं जब गढ़नी शुरुआत होती है तो इसके भीतर राजनीतिक दलों की भागीदारी जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक पिलर वही होते हैं। जब एक एक तरह सूचनाएं आना अगर बंद हो जाए तो फिर राजनीतिक दलों के पास कौन से ऐसे मुद्दे बचेंगे, और उनको भी पत्रकार क्यों दिखाए, यह भी सवाल उठेगा। क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई अपनी सुविधा के लिए या फिर अपने सुविधाओं को लगातार उपभोग करते रहने के लिए कहीं कोई समझौता तो नहीं कर लिया है। ऐसे बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी रीजनल फोर्सेस हो या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो खुद को मानते हो वही क्यों ना हो। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।